तो आज का टॉपिक है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इससे पहले हम लोग ने जो स्टडी किया था वो किया था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये आप पे 100% आना चाहिए, तभी आप लोग आज का लेक्चर समझ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बेटा फिर पहले उसको स्टडी कीजिए। राइट, अब ये क्या है वन डायमेंशनल वेव, किस टाइप से इस पर वर्क करेंगे, मैं उन पे जाऊंगा। अभी आप लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाले में क्या क्या किया था, मैं हल्का सा आइडिया दे दूं आप लोगों को। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आप लोगों को एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी, जो कि इस टाइप की होती थी, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई, स्क्वायर भी क्यूब भी हो सकती, इस टाइप से भी हो सकती है, या प्लस माइनस इधर माइनस भी हो सकती है। एक ये होती थी, इसको हम यू इक्वल टू फिर एक्स इंटू वाई मानते थे। उसको सॉल्व करते करते कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे, कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करते थे। इन दोनों को उठा के यहाँ रख देते थे जिससे यू आ जाता था। नंबर एक स्टेप, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के दो पार्ट कह सकते हो, एक में एक्स वाई फाइंड आउट करना, एक में एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड आउट करना, और दूसरा पार्ट एक तरह से कह सकते हो जिसके अंदर इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते थे। इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन दोनों अप्लाई की जाती थी। दोनों पर आप लोगों ने काम किया है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, अब बस यहीं से आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, नंबर वन, आपको पहले वन डायमेंशनल वेव क्या है ना समझिए। सपोज ये एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है ये A, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग जो है टाइटली बांध दी जाती है, टाइटली। ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ एक्स एक्स और वाई एक्स अगर मानना चाहो आप, ऐसे ये वाई एक्स मानना चाहो, अगर आप ये एक्स को मानना चाहो तो एक्स एक्स पे मान लो ये एक पॉइंट है O और एक A के बीच में आप टाइटली बांध दीजिए, जिनके बीच की डिस्टेंस सपोज L है, सपोज L है। अब आप क्या कीजिए, इस स्ट्रिंग में को बीच में से कहीं से भी उठा लीजिए, कहीं से भी, यहाँ 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 से कहीं से उठा लीजिए और ऊपर खींच दीजिए, यानी लगभग ऐसे खींच दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स अगर बीच में से ऊपर खींचेंगे तो लगभग ये ऐसे बनेगी, हाफ सर्किल की तरह। कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसा खींचेंगे इधर से तो ये ऐसे भी बन सकती है। कुछ स्टूडेंट बीच में से बिल्कुल एक छोटा सा कॉर्नर पकड़ेंगे और बिल्कुल सर्किल की तरह बना देंगे इसको। नहीं तो हम तो कोना ही पकड़ेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पकड़ोगे तो बिल्कुल छोटा सा ही एक सर्किल का बनेगा, सीधा सीधा खींच देंगे हम तो। और अगर ऐसे सर्किल ऐसे बनानी है तो एक कर्व की तरह भी ड्रा हो सकता है। राइट, और कुछ स्टूडेंट्स इसको हम लोग ऐसे ना करके ऐसा भी कर सकते हैं कि वो हल्की सी ऐसे खींचे, लेकिन जब ऐसा करने के बाद इसको छोड़ेंगे आप तो ये वाइब्रेशन करने लगती है। ये क्या करेगी, मूव करने के बाद जब छोड़ेंगे ऐसे तो ये ऐसे 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 करके वाइब्रेशन करने लगेगी। ठीक है, यही है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, इसी से जनरेट होती है। ये एक ही डायरेक्शन में चलती है, एक ही डायरेक्शन में आप लोगों की वेव चलती है, तो इसी को बोलते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। फिर समझा देता हूँ, कोई एक पॉइंट था O, एक A पॉइंट है, A और B भी मान सकते हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अलग ही मान सकते हैं। A और B कोई पॉइंट है, इन दोनों के बीच में टाइटली कोई भी एक स्ट्रिंग आप लोग अच्छे से बांध देते हैं। उसके बाद कहीं से भी इसको ऊपर उठा के छोड़ देते हैं। ऐसा करने से जब ऊपर जाके छोड़ेंगे तो इसके यहाँ पर सपोज ये था एक टाइटली, अब कोई भी पॉइंट, ये इनफाइनाइट पॉइंट है इसके अंदर, इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ, तो हर एक पॉइंट को जो ऊपर खींचोगे तो हर एक पॉइंट ऊपर तक चला जाएगा। ये सपोज y1 डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट भी तो ऊपर जाएगा, ये सपोज y2 डिस्टेंस है, ये पॉइंट भी ऊपर तक जाएगा, y3 डिस्टेंस है, डॉट डॉट डॉट। हर एक पॉइंट अपना जो ओरिजिनल उसका लोकेशन होगी उस लोकेशन से कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा, फिर वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे आपने देखा होगा। ठीक है, अब यही आपका y1 y2 3 है। तो सबसे पहले ये आता है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो है उसकी इक्वेशन है क्या, वो क्या है मैं आपको लिख देता हूं। ये अभी तक आप लोगों ने ये जो ऊपर है ये सब चीज वही है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, क्या L डिस्टेंस है, वही मैंने L लिया यहाँ पर, ये फेयरली ड्रा कर दिया है बस। ठीक है, विच इज स्ट्रेच्ड एंड देन फिक्स्ड एट टू एंड्स, दो पॉइंट है 0 और A। जो कुछ मैंने आपको बताया वही सब मैंने लिख दिया है। नाउ वी विल स्टडी द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। हमने ऊपर से छोड़ दिया, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। टेक एन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द ओरिजिन, इसको ओरिजिन मान लिया है, कोई बात नहीं, ओरिजिन मान लीजिए। and the string in the equilibrium position as x-axis and the line through the origin and perpendicular to x-axis as y-axis.
इसके ऊपर को सीधा, राइट। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइप से कह सकते हो, ये हमने किया। 0 और A, बस यहाँ L नहीं लिखा है, बस L आप लिख लीजिए, L डिस्टेंस है बीच की और A के बीच की, ठीक है। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं जाना है कि ये T1 और T2 भी फोर्स लगेंगे या थीटा लगेगा, ये सब चीज़ें पर हम लोग को नहीं जाना है। हमें डायरेक्ट मेन तो इक्वेशन से काम करना है। ये तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये इक्वेशंस जनरेट कैसे हो रही हैं, वेव कैसे जनरेट हो रही हैं। ये जनरेट हो रही हैं जैसे आप इसको ऊपर खींच के छोड़ देते हैं तो उसके अंदर ना एक वाइब्रेशन सी होने लगती हैं, उसी से 1 डायमेंशन वेव होती हैं, 1 डायमेंशन में चलती हैं। अगर 2 डायमेंशन होगी तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में चलेगी, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, राइट। चलिए, तो ये हो जाएगी इक्वेशन। आप लोगों ने जो सेपरेशन वाला ऑफ वेरिएबल वाला किया था इससे पहले लेक्चर्स में, वहां पर आपको एक डिफरेंशियल, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होती है, प्लस आप लोगों को एक इनिशियल या बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन होती है, तभी आप सॉल्व करते हैं। अगर इनिशियल बाउंड्री कंडीशन नहीं होगी तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सॉल्व में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन C1 C2 C3 डॉट 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 Cn जो आप लोग के आर्बिट्री कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। उन सबको फाइंड करने के लिए इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना ही होता है, ठीक। चलिए, तो अब आप कहोगे इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस पहले से गिवन होंगी, या ये पॉसिबिलिटी है कि पहले से गिवन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पहले से गिवन ना हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जो पहले से बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में होनी चाहिए। जैसे आपने 10th-12th में एक एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, एक एग्जाम्पल भी किया था, कुछ बहुत से प्रॉब्लम सी की होंगी। नंबर 1 क्या, कोई एक ये आपकी सपोज बिल्डिंग है कोई, उस बिल्डिंग से ऊपर से हमने एक ऑब्जेक्ट नीचे को ड्रा कर दिया, थ्रो कर दिया एक। तो जब ऊपर से नीचे थ्रो करोगे फ्रीली तो स्टार्टिंग में u की वैल्यू होगी 0 और t की वैल्यू होगी 0। ये आपकी एक तरह से इनिशियल कंडीशन है, t = 0 पर। ये गिवन हो या ना हो, जब आप स्टार्टिंग में ऊपर से नीचे थ्रो करते हैं तो u 0 t 0 होता ही है। अगर नीचे से ऊपर फेंकोगे तो स्टार्टिंग में u की वैल्यू कुछ होगी, लेकिन ऊपर जाके v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये गिवन होगी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फिक्स हैं, जो आपको माइंड में होने ही चाहिए, इनिशियल कंडीशन गिवन हो या ना हो। अगर नहीं होते हैं तो 100% ये ही लगाने हैं। अगर वो कह दे, जैसे इसी को समझो, ये मैंने u = 0 लिखा था, बाई चांस वो कह दे कि नहीं u = 0 नहीं लिखूंगा मैं तो u की वैल्यू ऊपर से थ्रो करते वक्त और ऊपर से फोर्स लगा दूंगा, तो 5 मीटर/सेकंड और दे देता हूं, तो फिर u की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर वो चेंज करना चाहे तो ही चेंज होगी, नहीं तो स्टार्टिंग की इनिशियल या बाउंड्री कंडीशंस फिक्स होती हैं। ऐसे इस केस में है, क्या क्या है जरा मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो जो इक्वेशंस होगी वो होगी ये। अब आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि सोल्व 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन, बस इतना लिख के आएगा, तो आपको 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है, टिप्स पे नहीं है, तो बस फिर जब यही नहीं है तो फिर तो आगे क्या करोगे आप? सेपरेशन और वेरिएबल वाला फॉर्मूला तो तब लगाओगे ना आप, तब भी आपको ये याद हो, क्योंकि वो देगा ही नहीं। तो इसलिए आपको ये टिप्स पे होना चाहिए, नंबर 1। अब आती हैं बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। यहाँ c² वगैरह की वैल्यू मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ t/ρ, ठीक है, कि बस सिंपल सा याद कर लो, ये होता है, इसकी बहुत ज़्यादा हम जरूरत नहीं है। अब आती है इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस। नंबर 1, इसको हटा देंगे ना, बस ऐसे ही बता दें, नहीं तो ध्यान वहाँ चला जाता है स्टूडेंट का। नंबर 1 बाउंड्री कंडीशंस, ये 4 कंडीशंस हैं। बाउंड्री कंडीशंस है 2 और इनिशियल कंडीशन है 2। 4 कंडीशंस हैं, चारों को आपको टिप्स पे हो जाना चाहिए। मैं समझा देता हूँ, रटना ना पड़े, जिससे कि समझिए, रटना ना पड़े, ध्यान से देखिए। सबसे पहली कंडीशंस बाउंड्री। बाउंड्री कंडीशन में, जिस बाउंड्री कंडीशंस ऑब्वियसली बाउंड्री पर जो होती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वाली यहाँ पर एक तरह से एंड वाली। जरा यहाँ देखिए, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट बताए थे मैंने आपको, इनफाइनाइट पॉइंट हैं। हर एक पॉइंट जब हमने इसको ऊपर खींचा था तो हर एक पॉइंट नीचे से ऊपर तक चला गया, अपनी पोजीशन छोड़ के ऊपर चला गया, सिवाय पहले पॉइंट के और लास्ट पॉइंट के, क्योंकि साफ साफ कह चुका है इट इज स्ट्रेट एंड फिक्स्ड एट 2 एंड्स, दोनों एंड पर फिक्स किया हुआ है। ये पहले ही बोल चुका है, और जब प्रॉब्लम्स आएंगी आगे हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, तब भी हम वो मेंशन करके देगा। अगर आपने इस वाले पॉइंट को हटा दिया तो फिर ये वाइब्रेट नहीं करेगा। आपने इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, और ऊपर स्ट्रिंग को खींच दो,
फिर तो पूरी पूरी स्ट्रिंग आपके हाथ में आ जाएगी। जब बांधी ही नहीं है तो वाइब्रेशन क्या होगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर वो कोई प्लान बनाता है कि हम ऐसा करके करेंगे तो वो अलग बात है, फिलहाल के लिए ये आपको फिक्स ही रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट और एंड पॉइंट आपका फिक्स रहेगा, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l। l मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस को, जो टोटल डिस्टेंस है, l 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, x इक्वल टू l पर भी y 0 होगा। केवल ये 2 पॉइंट फिक्स हैं, ये मूव नहीं होंगे। मैं फेयरली लिख देता हूँ, x इक्वल टू 0 पर y 0 होगा, x इक्वल टू l पर y 0 होगा। याद रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। जब स्ट्रिंग बंधी हुई है दोनों साइडों में, तो पहला पॉइंट यानी x इक्वल टू 0 पर y, ये पॉइंट ऊपर जाना चाहता है लेकिन बंधा हुआ है, ये पॉइंट भी बंधा हुआ है, ऊपर नहीं जाना सकता है। बाकी पॉइंट, ये वाला पॉइंट था मूव करके ऊपर चला गया, ये पॉइंट है यहाँ चला गया, ये भी इनफाइनाइट पॉइंट है, नीचे भी इनफाइनाइट पॉइंट, यही तो गए ऊपर। ये थी लाइन सीधी, अब इसको हमने खींच के ऊपर कर दिया तो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? डायरेक्ट होते तो आपको एक ड्रा करके ऊपर खींच के दिखा देता, लेकिन इतना बड़ा काम नहीं है जो आप प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़े। ये होगी 2 बाउंड्री कंडीशंस। अब 2 इनिशियल कंडीशन और है, इनिशियल कंडीशंस और है। इफ द स्ट्रिंग इज मेड टू वाइब्रेट बाय पुलिंग इट इनटू कर्व दिस, अगर हमने क्या किया, इसको ऊपर खींच लिया, एक कर्व बना ली। देखो ये कर्व बन गई है, ये कर्व एक सर्कल, हाफ सर्कल की तरह भी हो सकता है, यानी सर्कल की इक्वेशन भी हो सकती है। ये ऐसे करके सीधी भी खींच सकती है, अगर आप बिल्कुल इस टाइप से बनाएं कॉर्नर की तरह, तो ये एक ट्रायंगल की भी बन सकता है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ, या आप लोग ऐसे ऐसे पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसे वैसे करके आप जिस तरह से ड्रा करना चाह रहे हैं, हो सकता है हमको मालूम ही ना हो इक्वेशन का नाम, हम वो भी ड्रा कर सकते हैं। हम उसको ऊपर खींच लेते हैं, ऐसे करके ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, तो वो एक फंक्शन होगा, कोई भी एक फंक्शन होगा, मतलब ये ड्रा करने के बाद ये जो ऊपर खींचोगे ये फंक्शन होगा। चलिए, तो इनिशियल कंडीशन क्या होंगी? नंबर 1, जैसे अब मैंने किया था, ऊपर से एक ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो किया नीचे को, स्टार्टिंग में u 0 होता है, राइट? स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। ऐसे ही जब आपने इसको ऊपर खींच लिया है, ऊपर खींचने के बाद जब आप इसको छोड़ोगे तो इसमें एक वेलोसिटी आ जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर, एट t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है v, या अगर ये y की बात हो रही है तो डेल y अपॉन डेल t, वो होगी 0। स्टार्टिंग में वो होगी 0, नंबर 1। दूसरा, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू फंक्शन होगी fx, कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा, बिना उसके ये नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको फेयरली लिख देता हूँ जरा, जो मैंने आपको बताया। नंबर 1, वेलोसिटी 0 होगी और y की वैल्यू फंक्शन होगी। ये y कौन सा फंक्शन है? जिस ऐसे आप लोग घुमा रखा है आपने, कोई सर्किल बनाएगा, कोई इलिप्स बनाएगा, कोई क्या बनाएगा, वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ सीखी हम लोगों ने। क्या? बाउंड्री कंडीशंस। ये इसलिए बताई जा रही हैं बार बार क्योंकि एग्जाम में, या मैं अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा, हो सकता है उसमें ये बाउंड्री कंडीशन गिवन ही ना हो, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको टिप्स पर होनी चाहिए। साफ साफ पता है ना कि जब स्टार्टिंग में फिक्स पॉइंट है 2, तो y की वैल्यू तो 0 ही होगी, तो इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ x इक्वल टू l पर y 0, राइट? ये 2 पॉइंट फिक्स हैं। ऐसी वेलोसिटी है, जब तक आपने उसको छोड़ा नहीं है, जब तक आपने उसे छोड़ा नहीं है, ऊपर खींचा हुआ है, तब तक वो वेलोसिटी 0 है। और उस टाइम पे जब तक छोड़ा नहीं है, t इक्वल टू 0 में जब तक छोड़ा नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पर y की वैल्यू फंक्शन होगी fx। और जैसे ही आप छोड़ दोगे फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा, फिर ये ऊपर नीचे इस टाइप से कुछ और फंक्शन बना लेगा। तो ये सब चीजें थी। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। सोल्यूशन ऑफ 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन। जो हमारे पास वेव इक्वेशन है, ये वाली गिवन नहीं है, देखो साफ साफ है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है सॉल्व दिस, लिख के बोल देगा सॉल्व दिस। आप क्या करोगे? आप 10 मार्क्स का सपोज है या 5 मार्क्स का है, तो कैसे सॉल्व करोगे? आपको मालूम होना है इक्वेशन क्या है। हम लोग सॉल्व करने के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, लेकिन जब तक हमें इक्वेशन ही मालूम नहीं है तो क्या लगाओगे? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इक्वेशन ले लेता हूँ। चलिए, अब सबसे पहले y इक्वल टू t इंटू एक्स या x इंटू टी, कुछ भी मान लीजिए। x और t 2 है, x और t मान लीजिए। ये सेपरेशन स्टार्ट हो चुका है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक है, ये ले लिया x और t। अब ये उठ के यहाँ रखा जाएगा, ये उठ के यहाँ भी रखा जाएगा। जब ये यहाँ जाएगा, 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, तो t के रेस्पेक्ट में तो x t डबल डैश हो जाएगा। और जब ये यहाँ जाएगा तो c स्क्वायर, और x के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो x 2 टाइम्स और t हो जाएगा। x वाला एक साइड, t वाला एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, और बस आगे बढ़ाएंगे।
समझ रहे हैं? ये काम इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को टिप्स पे होना चाहिए। अब जो स्टार्ट होने वाला है आज के लेक्चर में वो सेपरेशन वाला 100% प्लस अब नया कुछ और मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रहा था सेपरेशन पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरी ही यूनिट नहीं छोड़ेगा। ये 100% पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा हमारे वाले मेथड में। चलिए, तो ये हमने बता दिया था कि x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली बाई t इज द फंक्शन ऑफ t ओनली। ये सब हमने रख दिए। रखने के बाद हम लोगों ने ये बना दिया। तो ध्यान से देखो, x वाला एक साथ, t वाले एक साथ, राइट। इस c को हम साइड क्यों ले गए? क्योंकि c जो है वो इनडायरेक्टली t से रिलेशन रखता है, इसलिए हम लोगों ने इस c को t के पास रखा। नहीं तो ये तो पहले x के साइड था ना, क्यों जबरदस्ती उधर लेके गए? क्योंकि c भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली t से ही मैच करने वाला है। इसकी फ्रिक्वेंसी DNA जो है वो t से मैच कर रही थी, इसलिए हम लोग t के साथ में ले गए। अब ये x इधर चला गया। अब कहानी स्टार्ट होती है। आपने सेपरेशन स्टडी किया है ना, अब उस सेपरेशन में और डीपली स्टडी करेंगे आज से। उस दिन से बताते चलते आ रहे थे कि -p + p ये सब चीजें क्या थी, तो मैं = k मान सकता हूं। अब 3 केस हैं, k की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, k की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और k की वैल्यू 0 हो सकती है, राइट। चलिए, अब अगर वो पॉजिटिव होती है k की वैल्यू, तो पॉजिटिव को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है ये, चाहे वो प्लस के p² हो, प्लस के x² हो, या कुछ भी हो, प्लस मतलब ये भी हटा दो, अगर ये भी हटा दो अगर आप, तो p² सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है। और माइनस को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है माइनस के ऐसे, चाहे वो माइनस के x² ले लो, माइनस के t² ले लो, माइनस लगा दो, स्क्वायर कर दो, ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये हमेशा नेगेटिव ही वैल्यू देगा, p की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, और 0 तो 0 है। तो मैं 3 केस लूंगा और 3 केस में 2 को फेल कर दूंगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ये दोनों फेल करूंगा, इसको पास करूंगा। लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहा हूं तो मैं इसको पास करके दिखाऊंगा आपको। आगे मैं कभी भी फिर इनको यूज नहीं करूंगा, आज पहली बार कर रहा हूं बस। इससे पहले भी नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगा। मैं तीनों को दिखाऊंगा, तीनों में से एक को यानी इसको पास करके दिखाऊंगा, यही पास होगा, बाकी 2 फेल हो जाएंगे। और आगे कभी मैं इनको यूज नहीं करूंगा। जबकि कुछ बुक्स में तीनों को करता है बार बार। सपोज आपने 3 एग्जाम्पल किए आज, तीनों एग्जाम्पल में तीनों को सोल्व करके दिखा रहा है वो, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ बुक्स में तो डायरेक्ट आंसर दे देता है, तो कुछ बुक से काम नहीं चलने वाला है। हम आपको जैसे बताया जा रहा है वैसा आप लोग फॉलो करना है। आप आज तीनों करेंगे, फिर आगे से आप लोग केवल -p² लेंगे। उसका रीजन आज आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो मैंने इसको k माना था, केस नंबर 1। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूँ k को, यानी p², तो क्या होगा जरा समझिए। सबसे पहले वही ये इसके इक्वल करूंगा, केस ये इसके साथ करूंगा, 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों से अलग अलग, एक बार t आ जाएगा, एक बार x आ जाएगा। सेपरेशन ही चल रहा है, वही मेथड अप्लाई हो रहा है, बस 3 बार लगेगा, वही मेथड 3 बार लगेगा। अगर ये लिख के आ गया तो सोचो 3 बार मेथड लगाना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन हो गए। अभी तक आप एक ही कर रहे थे, तो अभी तक जो कर रहे थे वो आधा पार्ट है क्वेश्चंस का, 50% सीखा है आपने। अब 50% और सीखेंगे तो आप समझ जाओगे कितना लेंथी था। इसी वजह से ये यूनिट को लास्ट में करने का थोड़ा डिसाइड किया था, लेकिन किसी कंडीशन से हो नहीं पाया। चलिए, आप लोगों के पास कैल्सी भी नहीं था, ये भी कह सकते हैं, या जो भी रीज़न है। चलिए, तो अब हमने क्या किया, पहले इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक। केस नंबर 1 फर्स्ट, ध्यान है। अब ये c² इधर जाएगा, t' का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, d² t/dt², ठीक है। इस t को इधर ले जाइए, p² t/c², ठीक है। सिंपली सॉल्व कर लीजिए, बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको इधर ले जाइए, -0 देखो यही है। अब ध्यान से देखिए जरा, ये है सेकंड ऑर्डर सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल नहीं है, सिंपल है। pi 0 है, CF निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। मैं आपसे भी नहीं करा रहा हूँ, मैं ही कर देता हूँ, उसमें टाइम लग जाएगा, नहीं तो वो छोटे बच्चों वाला गेम है। क्या, जब आप इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो m² - p² c² 0। उसके बाद m की वैल्यू निकालोगे तो m² p² c², और जब m की वैल्यू निकालोगे तो ± pc, राइट। ये आपका m की वैल्यू आ गई है। अब आप m की वैल्यू से आप लोग इसका CF फाइंड आउट कर सकते हैं। जब 2 डिस्टिंक्ट होती हैं तो रूल आता है c1 e⁻m1x + c2 e⁻m2x। यानी कि 2 हैं तो इन PC को उठा के यहाँ रख दूंगा। मैं अगर फेयरली करना चाहूँ, PC याद रखिए, ± m की वैल्यू ± PC आ गया। तो जब इसके CF निकालेंगे तो वो आएगा c1 e⁻PC x, लेकिन ये x का नहीं है, t के रेस्पेक्ट में, तो PCT
प्लस C2 e टू द पावर माइनस PCT। C1 C2 बस यही आंसर है। ये हो गया CF, PI 0 है तो ये आ गया T की वैल्यू, ये आ गई T की वैल्यू। मैं फेयरली कर देता हूँ, यही है जो मैंने आपको बताया, ये आ गया CF, PI 0 है तो आंसर आ गया ये T आ गया। अब मैं लूँगा, ये फर्स्ट पार्ट लिया था मैंने इन दोनों को, अब मैं लूँगा इन दोनों को, x वाले पोर्शन को। कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल सी स्टोरी है। x डबल डैश इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स, एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। जब मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस पी। जब मैं इसको सॉल्व करके इसका CF निकालूंगा तो अभी तो किया मैंने C1 प्लस समथिंग पावर दिस। जब मैं C1 पहले ले चुका हूँ तो अब मैं C1 नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, C3 e टू द पावर P और किसके रेस्पेक्ट में, x के, प्लस C4 e टू द पावर माइनस के px। ये आ गया CF और CF PI 0 है तो यही चीज़ आ गई आप लोगों की कैपिटल X। मैं फेयरली कर देता हूँ, ठीक है। देखो यही है सब कुछ, यही तो मैंने किया यहाँ पर, यही तो यहाँ मैंने किया, ठीक है। देखो यही आंसर है, मैं मिटा देता हूँ, बिल्कुल यही आंसर है जो मैंने निकाला। तो T भी आ चुका, X भी आ चुका, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ गया ना। लेकिन ये आंसर इक्वेशन नंबर 4, ये आंसर तब आया है जब आपने पॉजिटिव लिया है। अगर आप इसको निगेटिव ले लेते, फिर चलो निगेटिव लेते हैं। अभी फाइनल आंसर है या नहीं, मतलब ये आंसर है लेकिन ये एक्यूरेट आंसर है इसकी गारंटी नहीं है। जेन्युइन आंसर जिसको बोल रहे हैं, ये जेन्युइन आंसर है या नहीं ये नहीं मालूम अभी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये आंसर है पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। अब मैं लेता हूं नेगेटिव, केस नंबर 2। अब मैं ले लेता हूं यहां पर नेगेटिव। अब ये पोर्शन इसके साथ जाएगा, ये बार इसके साथ जाएगा, सेम टू सेम ये इसके साथ जा रहा है। पहले भी तो ऐसे ही गया ना ये इसके साथ। जब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आई थी तो इस वाले की ऑक्सिलरी इक्वेशन लगभग वैसी आएगी, क्या, पी एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0। तो देखो पहले कि यहाँ प्लस क्या p था तो माइनस आया था, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार आपको बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, यहीं पर देख लीजिए एम स्क्वायर माइनस समथिंग है यहाँ पर, क्योंकि ये सेम था तो अब ये आ जाएगा। अब ऐसे में ये आ जाएगा माइनस के पी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पी सी आई, प्लस आई का आयोटा हो जाएगा, माइनस वाले का पी सी आई हो जाएगा। अब ये वैल्यू फिर सी एफ निकालेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स रूट के अकॉर्डिंग आप लोग अगर इसमें रियल रूट नहीं है तो C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स होता है। फेयरली और अच्छे से कर देता हूँ मैं, समझ गए हैं आप लोग, बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। वही देखो यही है प्लस माइनस पी सी आई, कहेंगे एम की वैल्यू ये उठा के ये रहा पी सी आई, बस फिर वो रख दीजिए जो मैंने आपको बताया C1 cos CPT C2 sin CPT। अब मैं इसको इसके साथ लेता हूँ सेकेंड वाला पोर्शन, ठीक, ये पोर्शन x को माइनस पी स्क्वायर के साथ जैसा कि यहाँ लिया था। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी आई होंगी, ये आई थी, ये लगभग वैसी ही इसकी आएंगी। इसकी थी एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम ही तो है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया। देखो ध्यान से, या आप लोग फेयरली करना चाहो तो फेयरली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ जाएगा प्लस तो माइनस के पी स्क्वायर, एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस पी आई। अब फिर से कॉम्प्लेक्स हो गया, होने दीजिए। इस बार C1 C2 ले चुके हैं तो इस बार C3 से स्टार्ट कर देंगे। C3 cos P x लिखूंगा T लिखूंगा, x लिख देता हूँ, पी एक्स प्लस C4 राइट, फेयरली कर देता हूँ। ये आ गया C3 C4। बस फिर क्या था, T भी आ चुका, x भी आ चुका, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों फाइट कर रहे हैं, कौन जीतता है देखते हैं। लेकिन अभी तो एक और पोर्शन बचा है, 3 केस बने थे ना इसके, जीरो वाला भी तो है। अब जीरो वाला कह रहा है मैं भी तो हूँ, उसको भी जरा देखिए। तो जीरो वाले को सॉल्व कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसमें। जब इसको सॉल्व करोगे जीरो के साथ में तो टी की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको करोगे तो एक्स आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 6। ठीक है, तो इक्वेशन 4, 5 और 6 में से एक राइट आंसर है, वो राइट आंसर 5 है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वाइब्रेशन करा रहे हैं उससे तो एक पीरियोडिक फॉर्म बन रही है, एक वेव बन रही है, ठीक, और पीरियोडिक केवल और केवल यहां बन रहा है साइन और कोस में। भाई आपकी वेव जा रही है ना चलती हुई, तो वहां भी वाइब्रेशन बन रहा है, आपकी वेव बन रही है। तो यहां पर जो कोस और साइन होता है ये पीरियोडिक होता है, ठीक,
यही केवल और केवल उससे मैच कर रहा है, जो आप लोगों की ओरिजिनल इक्वेशंस थी उससे मैच कर रहा है, बाकी और कोई केस नहीं कर पा रहा है, जो उसकी फिजिकल नेचर है। तो मैं यही लिख देता हूँ, out of these three solutions we need to choose that solution which is consistent with physical nature of the problem. Since we are dealing with the problem of vibration, y must be periodic function. y जो होना चाहिए periodic function होना चाहिए, ये periodic नहीं है, ये भी नहीं है, केवल अकेला फिफ्थ है। That's the solution of involving trigonometric factor. इसको तो फाइनल आंसर हो गया ये हो गया फाइनल आंसर, इक्वेशन नंबर 5। अब हम आगे से ना तो प्लस को कभी लेंगे ना जीरो को कभी लेंगे, हमेशा माइनस के पी स्क्वायर ही लेंगे केस नंबर 2। ना ही हम बताएंगे, कुछ कहेंगे ही नहीं उससे, सीधा यहाँ से स्टार्ट और सीधा यहाँ पर बस कि माइनस के पी स्क्वायर ले लिया हमने, ये बता देना बस, इतना काफ़ी है। क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, अभी तो 50% हुआ है, फिर 50% अभी कंडीशन अप्लाई लगेंगी, इसमें जो कंडीशंस हैं इनिशियल बाउंड्री वो तो लगी नहीं है अभी। ठीक है, इस लेक्चर में हो पाएगा तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, अभी टाइम है वैसे। चलिए, तो ये यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ जरा, उस प्रॉब्लम में आपको इनिशियल कंडीशन समझा दूंगा, बहुत अच्छे से परफेक्टली आप लोग समझेंगे। समझ रहे, जो टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ पीडीई, इसकी ब्यूटी आज से ही स्टार्ट हो रही है। ये है मेन, अभी तक तो जो सेपरेशन चल रहा था ये तो केवल छोटे मोटे थे और केवल अप्लाई हो रहे थे, लेकिन मेन ब्यूटी आज से स्टार्ट हुई है। अभी ये वेव होगी, हीट होगी, इसके अंदर थोड़ा करने के लिए कुछ होगा। ठीक है, करना मीन्स समझा हुआ, रटा हुआ नहीं, इसके अंदर केवल रटने से काम नहीं चलेगा, समझा हुआ, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्टूडेंट इसीलिए इसको छोड़ के भाग जाते हैं, जब तक आप लोग एक एक चीज़ ना समझ लें। आ जाए जी लाइन पे, इसको पढ़ लेते हैं हम लाइन से। ए टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग विद फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू एल, वही है लगभग वैसा सही। एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर बांधा हुआ है और एक्स इक्वल टू एल यहाँ बांधा हुआ है, बीच की डिस्टेंस एल है, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है। इज इनिशियली इन ए पोजिशन गिवन बाई दिस, स्टार्टिंग में इस पोजिशन में है। इस पोजिशन मतलब कोई एक ऐसे ऐसे खींची हुई है, सीधा बंधा हुआ ऐसे नहीं है, सीधा खींचा हुआ है ऊपर को। इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मीन ऊपर से रेस्ट से छोड़ दिया जाता है। फ्रॉम दिस पोजिशन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, वाई की वैल्यू बतानी है। वाई तो हर एक पॉइंट का वाई अलग होगा, y1 y2 y3, तो सिंपल नॉर्मल पूछा, वाई बता दीजिए बस। इसने कहा वाई बता दीजिए, जब एक नॉर्मल वाई निकल जाएगा वो सभी के लिए निकल जाएगा, वो nth की टर्म में आ जाएगा, वैल्यू आप चेंज करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी वाई पूछ रहा है वो। तो जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ बताया था वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में क्या क्या होता है, या यहाँ बताया था, ये उसी पे सेम टू सेम। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर हमेशा इक्वेशन सेम रहेगी तो आंसर भी सेम रहेगा। कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो डायरेक्ट यहाँ के बाद आंसर भी लिख देते हैं। अगर टाइम ना हो तो मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम है एग्जाम में तो -p² से काम चलाएं। -p² इतना बड़ा पोर्शन, इतना तो कर ही लीजिए, सारा मत कीजिए, इतना वाला तो कर ही लीजिए कि ये इसके बाद ये पोर्शन और उसके बाद ये आंसर डायरेक्ट। समझ रहे हैं? फिर बता देता हूँ, ये इक्वेशन लिखिए, ये वाला केस कीजिए कहाँ तक आएगा और सीधा आंसर तीसरे नंबर पे 1 2 3 तीन स्टेप। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इनको तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, हम भी छोड़ेंगे। वो डायरेक्ट कहते हैं वी नो दैट, डायरेक्ट आंसर। भाई सही बात है, वी नो दैट बिल्कुल चल सकता है एक बार को, क्योंकि इक्वेशन तो चेंज होगी नहीं। अब मैं जो इक्वेशन आज एग्जाम्पल करा रहा हूँ, कल जो कराऊंगा फिर से वेव इक्वेशन आएगी। जब वेव इक्वेशन आएगी तो इक्वेशन तो चेंज होगी नहीं, इक्वेशन तो वही रहेगी, तो आंसर भी तो सेम ही रहेगा। तो आंसर हमेशा यही आना है, फिक्स। तो अब आप कहोगे कि डिफरेंस क्या हुआ, कि आज के एग्जाम्पल और कल या परसों के एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस होगा, या एग्जाम में जो आएगा बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन में ट्विस्ट दे देगा वो थोड़ा सा। चार आपको बताई थी, ये 4, ये तो फिक्स है, ये तो नहीं होने वाली, ये भी चेंज नहीं होने वाली है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाली। फंक्शन तो चेंज हो सकता है, किसी पर्सन ने कैसे खींचा हुआ है ऊपर, वो तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है। बस जैसे ये चेंज होगी लास्ट मोमेंट में क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा, उससे पहले चेंज नहीं होने वाला। चलिए, तो सबसे पहले देखिए सबसे अच्छी बात, यहाँ कहीं पर लिखा नहीं है कि इक्वेशन क्या है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो तब लगाओगे जब इक्वेशन पता हो कि डेल ओवर डेल एक्स की है, डेल स्क्वायर की है, क्यूब की है। इक्वेशन ही मालूम नहीं है, इनडायरेक्टली छिपा हुआ है इसके अंदर आंसर। क्या ये है, स्ट्रिंग फिक्स्ड की हुई है, फर्स्ट डायमेंशन वेव हो गई है। तो फर्स्ट डायमेंशन वेव का जो इक्वेशन स्ट्रिंग का इक्वेशन होती है वो होती है ये। डायरेक्ट लिख दीजिए, गिवन हो या ना हो,
चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। ये अब परफेक्ट एग्जाम्पल है जैसे करना होता है। इससे पहले मैंने ये, अब आप कहोगे ये क्या था, ये आपको मैंने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड बताए थे बस। एग्जाम्पल तो ये है मेन, ठीक है ये। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वही y इक्वल टू टी इंटू एक्स लूंगा। सेम कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दोबारा से कर रहा हूँ फिर से सेम, और यही वाला आंसर आएगा, देख लेना अभी यही वाला आंसर आएगा। हाँ कुछ स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं, समझो जरा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैंने पहले टी और एक्स इसको लिया था पहले, तो C1 और C2 CPT के साथ आए थे। कुछ स्टूडेंट पहले इसको ले ले तो C1 इसके साथ आ जाएगा, C1 cos दिस और C2 दिस, और ये C3 हो जाएगा, ये C। कॉन्स्टेंट, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। जब सबसे पहले आप इन दोनों को ले लोगे बाई चांस और इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ C1 आएगा ना, यहाँ C2 आएगा। ये बाद में करोगे ये वाला तो ये C3 हो जाएगा, ये C4 हो जाएगा। अदरवाइज कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए तो मैं सब इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, हाँ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आ गया जी, ठीक है, बस ये सब करना पड़ेगा आपको। हर लगभग हर ही, कुछ बुक्स तो तीनों मेथड कराती हैं, ये तो कराएंगी ही कराएंगी, माइनस पी प्लस के पी भी कराती है, जीरो भी कराती है, लेकिन हमें इन पर नहीं करना है, ठीक है। आंख बंद करके थोड़ा ना विश्वास करना है, हमें भी देखना क्या सही है क्या गलत है भाई, एक बार तो दे दो। और कुछ बुक डायरेक्ट आंसर देती हैं सीधा, इसके बाद ये लाइन, ये सब हट जाता है, सब हटा देती है वो। लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे हम, शॉर्टकट भी नहीं करेंगे, लॉन्ग कट भी नहीं करेंगे, मिडिल रास्ता निकालेंगे, माइनस पी स्क्वायर पर रखेंगे केस नंबर 2। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये आ गया आंसर, यही आंसर इधर था, ये रहा, राइट। चलिए अब आगे क्या होने वाला है, ये तो हो गया। अब बाउंड्री कंडीशन C1, C2, C3 और C4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सब काम सेपरेशन वाला था, ये खत्म हो गया, 50% काम खत्म, अब 50% बचा है। और ये 50 काफी टाइट है, काफी डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन समझ के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझिए कैसे। तो ये आंसर है, बिल्कुल ठीक। अब बाउंड्री कंडीशन यहाँ कहीं पर गिवन नहीं है, बाउंड्री कंडीशन नहीं है तो हम इनडायरेक्टली निकालेंगे, या जो हमको पता है पहले से, भाई ये बता चुका पहले x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L पर ये फिक्स बंधा हुआ है, तो y 0 हो गया ना। ये दो कंडीशन तो ये अपने आगे आ गई, तो मैं फेयरली लिख देता हूँ। चलिए तो बाउंड्री कंडीशन जो छिपी हुई है इसके अंदर, वो यहाँ लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ जिससे कि ईजी रहे, मैं उठा के फिर रख दूंगा ना आंसर में। देखिए ये आपका आंसर है, मेन आंसर प्लस कुछ एरर, कुछ एरर नहीं कहेंगे, C1 C2 इनको रिमूव करना है या इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस ये काम करना है। नहीं तो आंसर 2 ही राइट था। तो उनको दूर करने के लिए कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन चाहिए होती हैं। वो चार होती हैं, वो चारों आपको या तो कहीं छिपी होंगी यहाँ पर, या वेव की जो होती है वो आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1 क्या थी, मैं पीछे जाऊँ अगर, नंबर 1 x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू L पर y इक्वल टू 0। शॉर्ट में मैं ऐसा लिखूंगा, लिख दूँ, चलिए ये आ गई, 0 पर 0, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट L पर 0, ये बहुत कुछ अलग नहीं है, बहुत टफ काम नहीं, यहीं से उठाई है मैंने जो समझाई थी आपको, यहाँ से। और ये कहाँ से आई है, यहाँ से, ध्यान से देख लो। अगर सिंपल लैंग्वेज समझ नहीं तो समझो, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, नहीं तो ये वाली लैंग्वेज सबसे अच्छी होती है, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा छोटा लिखने के लिए ये, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहो तो ये भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चलेगा, ठीक है। चलिए ये 2 हो गई। तीसरी कंडीशन, तीसरी क्या थी, अगर आप भूल गए हो तो पीछे चले जाओ। तीसरी कंडीशन थी वेलोसिटी की, तो यहाँ भी वेलोसिटी वही रहेगी, यहाँ भी तो वेलोसिटी 0 कराऊंगा मैं, करा दी मैंने, डेल y अपॉन डेल t 0। चौथी कंडीशन, फोर्थ क्या थी वहाँ पर, चौथी कंडीशन थी फंक्शन f(x) है। चलिए मैं भी कर देता हूँ। हमारा जो फंक्शन है कहाँ है, क्या गिवन है, देखो 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 देखो, ये मिला। ये कह रहा है इनिशियल में जो उसकी पोजीशन है वो ये है, यानी इनिशियल में पोजीशन का मतलब है कि उस टाइम पर वो इस टाइप से कर्व इस टाइप से ड्रा हुई है, तो ये फंक्शन ये होगा इनिशियल में, इसलिए t इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में उस टाइम पे तो t 0 होगा ना, जैसे छोड़ दोगे फिर वो ऊपर नीचे पैरेलल इस टाइप से करने लगेगा, ठीक है, और एक वेव बन जाएगी। चलिए तो ये 4 कंडीशन है, इन चारों को उठा के यहाँ लगाना है 1 बाई 1। पहले एक लगाओगे जिससे एक चला जाएगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन x इक्वल टू 0 लगा दीजिए इस पर, इस पूरे पर लिख देता हूँ। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन इन 2, सबसे पहली कंडीशन, अगर मैंने
x इक्वल टू 0 रखूँगा तो ये साइन 0 0 तो 0 हो गया। देखो यहाँ C4 नहीं है, C4 वाला पोर्शन नहीं है क्योंकि ये 0 में चला गया। C3 वाला पोर्शन केवल C3 है, क्यों? क्योंकि cos px cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ध्यान से समझ लो, ये 4 कंडीशन है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये तो एज इट इज है, ये रहा, क्योंकि यहाँ x नहीं है कहीं पर भी। जब x ही नहीं है तो वैल्यू किसकी रखनी? अब यहाँ देखो, ये C3 का C3 आ गया, क्यों? क्योंकि cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो ये हो गया C4 × 0, ये तो खत्म हो गया, तो बस ये बच गया। अब वही कंडीशन जरा ध्यान से समझिए, एक ये है फैक्टर, एक ये फैक्टर, या तो आप इसको 0 कीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई 0 है ना, a × b = 0 होता है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। समझ रहे हैं आराम से? कुछ एक को तो 0 करिए तभी तो 0 हुआ होगा, या दोनों 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो या तो मैं इसको 0 कर दूं या C3 को 0 कर दूं, तो सबसे अच्छा तो C3 को 0 कर देते हैं। अगर मैं इसको करना चाहता कर सकता हूँ, C1 cos CPT = -C2 sin CPT हो जाएगा, लेकिन C1 की वैल्यू इन द टर्म ऑफ C2 आ जाएगी 0 या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि मैं C3 को ही 0 करूँगा। लिख दिया C3 0। जब C3 0 हो गया तो हमारा जो आंसर है मेन, उसमें C3 की वैल्यू 0 रख देता हूँ। इक्वेशन 2 अपडेट होकर एक नई इक्वेशन में जनरेट हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 2 से अब हमारे पास ये बच गया। अब भी हमारे पास C1 है, C2 है, C4 है, 3 अभी भी हैं, पहले 4 थे। अब हमारे पास कंडीशन तो और भी हैं, 1 2 3, 3 है तो कंडीशन भी 3 बची है, बिल्कुल ठीक। अब मैं दूसरी कंडीशन लगा देता हूँ, x की वैल्यू L, पुट, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं ना, x = L। जैसे में x जहाँ जहाँ L है यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आएगी C4 sin PL, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, = 0। फेयरली लिख देता हूँ, ये आ गई। अब या तो ये 0 होगा, या ये C4 0 होगा, या sin PL 0 होगा, राइट? किसको 0 कर सकते हैं? ये तो हम पहले ही मना कर चुके, इसको नहीं करना चाहिए हमें। अब आती है या तो C4 को 0 करो या sin PL को 0 करो। C4 को अगर मैं करना चाहूँ तो C4 यहाँ जाएगा, इसको 0 करना चाहे तो हो जाएगा, लेकिन C3 को तो हम पहले 0 कर चुके हैं, अभी तो किया था C3 पहले 0 हो गया, C4 को तुम अब कर दोगे, ये तो पूरा ही 0 हो गया, पूरा 0 × समथिंग तो सारा 0 हो गया। तो ऐसा करके बेवकूफ़ी तो हम करेंगे नहीं इतनी बड़ी कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, हम इसको 0 कर दें। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, sin PL को 0 करना। तो जब मैं sin PL को 0 करूँगा तो sin PL = 0 = sin nπ, तो p की वैल्यू हो जाएगी nπ/L। अब जो मेन आंसर था 7th था, पहले ये था मेन, फिर ये अपडेट हो गई, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं p की वैल्यू sin nπ/L लिख देता हूँ, आगे p की वैल्यू ये, अब मैं ये वैल्यू वहाँ के बाहर रख देता हूँ। टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से इसको एंड करने की कोशिश करता हूँ फटाफट, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर देखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 7 से, जो पीछे थी अभी हम लोगों की 7 से, अब ये अपडेट होके आ गया हमारा, ये PL रख दिया ना हमने। अब आगे की कहानी, अभी हमने 2 कंडीशन लगा चुके हैं, ये भी लग चुका, ये भी लग चुका। अब आपकी ये रह गई वेलोसिटी। अब आप क्या करें, जो हमारा आंसर आया था उसका डेरिवेटिव लीजिए, और t = 0 रख दीजिए। बाउंड्री कंडीशन रखने में ही आप लोग के पसीने छूट रहे हैं, समझ रहे हैं? पहले ये सॉल्व करना जितना टफ था वो था ही, बाउंड्री कंडीशन खत्म होकर नहीं दे रही है, ये होंगी नहीं, आगे भी ऐसी होगा, 3 3 4 4 आएंगी। लेकिन सबसे अच्छी पॉजिटिव बात इसमें ये है, अगर आपने एक क्वेश्चन को करना सीख लिया तो लगभग सारे ही ऐसे हैं, एक जैसे हैं, कॉपी पेस्ट, सभी में वही होना है। तो तीसरा कंडीशन है वेलोसिटी। तो मैं क्या वेलोसिटी निकालूँ? हाँ बिल्कुल निकाल लेते हैं जी, ये रहा। सबसे पहले वेलोसिटी निकाली मैं, del/t, इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना कोई बड़ा काम नहीं है। कोस का हो गया ये साइन माइनस में, साइन का ये कोस हो गया, ये कुछ बोलेगा नहीं, इसको रहने दो। अब उसने कहा जब ये निकल जाए तो फिर t = 0 भी रख दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला हुआ है उसने t 0 ही रखना है, तभी 0 दूंगा मैं, नहीं तो नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, तो जैसे ही मैंने t = 0 पर ही रखा तो ये आ गया यहाँ। अब केस देखो, या तो ये 0 होगा, या C2 0 होगा, या C4 0 होगा, या sin PL होगा। 4 चीज़ें आ गई है। जब चारों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इनमें से किसी न किसी एक को 0 होना पड़ेगा। sin nπc/L 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर्स कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। L है डिस्टेंस जो कि स्ट्रिंग की थी, वो मैं 0 नहीं कर सकता हूँ। C की वैल्यू तो 0 कर दी तो वेव इक्वेशन की जो इक्वेशन है मेन वो खत्म हो जाएगी। पाई की वैल्यू तो खुद कभी 0 नहीं हो सकती है। n की वैल्यू तो आपने कोई ना कोई ली है, 1 2 3 4 5, नहीं तो फिर ये चलेगा ही नहीं। आगे आते
C4 को हमने इससे पहले ही मना कर चुके हैं। यहाँ बेचारा आया था वो C4 कह रहा था मुझे 0 कर दो, हमने पहले ही मना कर दिया था C4 0 नहीं होगा। ठीक है, C4 0 करेंगे तो C3 पहले से 0 है, तो हम C4 को भी नहीं कर सकते हैं। साइन n पाई को पहले कर चुके हैं, तो बचता है C2 को 0 कर दिया। अब C2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 8 में रख दीजिए। अब मेन इक्वेशन बन जाएगी। अभी भी ट्विस्ट खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी देखो जरा। ठीक है, अब ये 8 से जो ओरिजिनल आंसर आ गया वो आ गया ये, इसको समझो, इन सबको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, बस यही आंसर है। लेकिन जाते जाते फिर प्रॉब्लम कि C1 और C4 तो बच गए अभी, अब इनको कैसे दूर करें? अभी तो हमारे पास एक और है मिसाइल, उसको दाग देंगे। कौन सी मिसाइल है जरा देखें, ये है ना। अभी लास्ट में जाते जाते सारी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे ना, तो लास्ट में जाते जाते ये बाउंड्री कंडीशन और लगाना चाहेंगे हम लोग, लेकिन ये तभी लगेगी जब y की वैल्यू या t की वैल्यू 0 हो फंक्शन में। ठीक है, चलिए मैं पहुंचता हूँ फिर जी। सबसे पहले मैंने इनको एक कांस्टेंट मान लिया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि मैं मानूंगा। अब मैं वहाँ पे नहीं समझाता तो यहाँ पे आगे। अब आप समझिए कि इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं। अगर ये वाली चीज़ भी मैं तुमको यहाँ वहाँ ना बताता तो फिर एक चीज़ ये, अरे सर क्या कर रहा हो, फिर आपको नया मान लिया, ये मैं पहले बता चुका हूँ। फिर जनरल सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये भी हेल्प करेगा हमारी। जब ये वैल्यू आ जाती है तो हम उस पर समेशन लगा देते हैं, ये जनरल सॉल्यूशन होता है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। किसी पॉइंट पर बात कर रहे थे, ये जनरल सॉल्यूशन है सभी के लिए। अब आप कहोगे इसकी जरूरत है क्या निकालने की? हाँ, इसकी जरूरत है, ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में आंसर पता चल जाएगा आपको। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको एज इट इज, इन सबको तो एज इट इज रख लिया, और इस वाले केवल इन दोनों को bn माना है, जो कि मैं मान सकता था। मैंने आपको कहा था a मान लो, b मान लो, c मान लो, लेकिन bn परफेक्ट बताया था, जो कि जनरल सॉल्यूशन में हेल्प करता है। अब bn ये वाला पोर्शन पे मैंने समेशन लगा के, देखो सेम आंसर है ये दोनों और ये दोनों सेम आंसर है, बस समेशन लगा हुआ है। अब आप कहोगे क्या अपनी मर्जी से कभी भी लगा दोगे समेशन? नहीं, जिस टाइप की जो आपकी वेव इक्वेशन का आंसर है उसमें अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकालना हो सभी के लिए, सभी पॉइंटों के लिए, तो हम उन सभी सॉल्यूशंस को, ये किसी एक पॉइंट के लिए है, फिर दूसरे पॉइंट के लिए, फिर तीसरे पॉइंट के लिए, सबको सम कर सकते हैं। वही तो मैंने इसने किया है, तो इन सबको ऐड कर दिया है। अब इसको ओपन करना चाहो तो ओपन हो जाएगा। फिर ये समेशन खोल के देखो, ये क्या हो जाएगा, b1 sin पाई x बाई n की वैल्यू 1 रख दो, फिर 2 3 4 5 सब रख दीजिए। चलिए, अब ये आंसर आ चुका है। कितनी बार अपडेट हुआ? अभी बहुत बार, एक बार यहाँ अपडेट हुआ था, एक बार पैसे हुआ था। अब ये आंसर है, इस आंसर से अब मेन हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जरा, जहाँ बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन कह रहा है t 0 रख दीजिए, रख देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ t 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो जहाँ जहाँ t है ये cos t 1 हो जाएगा। साइन वाला पोर्शन को कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। bn भी यहाँ आ जाएगा, समेशन का समेशन रहेगा। उसने कहा था जैसे ही आप t 0 रखो कोई अपने आप ही y ये कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने वही किया, जैसे ही मैंने t रखा ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। हर बार 0 होता था, हर बार 0 होता था, इस बार ये कुछ है। अब इस वैल्यू को एक्सपेंड कर दीजिए, n की वैल्यू 1 2 3, तो 1 2 3 एक्सपेंड कर दिया। अब लेफ्ट साइड में ये पोर्शन है, इसको इधर लिख दिया। आप सोच रहे होंगे साइन 3 को इस टाइप से करने का रीज़न, साइन 3 थीटा एक फॉर्मूला होता है ना साइन 3 थीटा का, उससे एक्सपेंड कर दिया हम लोगों ने। समझिए, अगर मैं इसको एक्सपेंड ना करता यहाँ पर, तो ये वैल्यू इधर रहती, इसको हटाओ, अगर ये ना लिखते आप लोग, एज इट इज लिख देता मैं y0 sin 3 पाई x बाई एल। राइट साइड में ये है। आप इनको कभी भी किसी के साथ भी पैरेलल में कभी भी कंपेयर करते रहते, कोई किसी के इक्वल हो ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर किसी की भी 3 नहीं है। इसलिए मजबूर होकर मुझे इसको इसमें ब्रेक करना पड़ा। आप चेक कर लीजिए, साइन पाई x बाई एल, ये रहा साइन पाई बाई x बाई एल। तो सबसे पहला कोफिशिएंट b1 है, b1 की वैल्यू होगी 3y0/4, 3y0/4। अगला कोफिशिएंट साइन 2 पाई बाई एक्सएल, इसमें नहीं है, यानी b2 की वैल्यू होगी 0। तीसरी पोजीशन ये है साइन 3 पाई बाई एक्स वाई, ये रहा, ये भी कोफिशिएंट निकाल देंगे, b3 भी आ जाएगा, कुछ b4 b5 सब हो जाएंगे 0। अगले एलिमेंट नहीं है कोई भी, बस कंपेयर करना है, डायरेक्ट आंसर जी। इस टाइप से ये वेव इक्वेशंस की स्टार्टिंग हुई है आज। कुछ एग्जाम्पल हम कल से स्टार्ट करेंगे फिर।